सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 का नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस जो है आ रहे हैं और उसको फिर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, another challenge is the outdated technology still being used to produce goods which makes it difficult to increase production। हमारे इंडिया में आज भी 2025 में जो है क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में, बहुत सारे प्लांट में जो है क्या है, आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आउटडेटेड का मतलब यह है कि जो आज से 50-60 साल पहले जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी कपड़े बनाने के लिए या बॉटल बनाने के लिए या कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वही टेक्नोलॉजी हम आज भी यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्योंकि आप आउटडेटेड, बिल्कुल आप इसको ऐसा समझ लो, आपके पास 3G फोन है, ठीक है, और एक आदमी के पास 5G फोन है। दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा स्पीडली काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो 5G फोन है उसमें इंटरनेट भी ज्यादा अच्छा चलेगा, बैटरी भी हो सकता है ज्यादा अच्छा होगा, कैमरा भी हो सकता है ज्यादा अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो आप 3G के कंपैरिजन में 5G में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे फैक्ट्रीज में जो है आज भी बहुत पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसके कारण से जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी ना के बराबर बढ़ रही है। New technology needs to be adopted and research and development in production process needs to be promoted। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर के जो बड़े बड़े जो बोल सकते हैं स्टेक होल्डर हैं, उन स्टेक होल्डर को किसकी जरूरत है कि वो नए नए टेक्नोलॉजी को क्या करे, अडॉप्ट करे, और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी क्या करे, वो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करे कि नई टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जा सकती है, इस प्रोसेस को कैसे आसान किया जा सकता है, इस पर काम करें। द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस शुड मेक एफर्ट इन दिस एरियाज। और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट करना है या नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, इसमें जो है सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी उस पर जो है क्या करे, काम करे, जिससे मिलकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको हम हटाकर नई टेक्नोलॉजी को वहां पर ला सके। Land is required to construct a factory. The demand to establish more factory is putting pressure on agricultural land and forest। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड चैलेंज हो गया, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये तीसरा चैलेंज है। क्योंकि देखो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है कंस्टेंटली क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है तो लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, और उसी पैसे से जो है लोग अब क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्री, प्लांट, इंटरप्रेन्योरशिप में। तो कोई भी फैक्ट्री को अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हवा में तो आप नहीं बनाओगे, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जमीन तो है फिक्स्ड अमाउंट में। हमारे अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो तो बर्फ से ढका हुआ है और पानी से ढका हुआ है ना, उसके बाद भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो फिर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो जमीन कहाँ से होगा? जमीन को ऐसा तो नहीं कि रबर है कि उसको खींच दिए तो फैल गया जमीन, ऐसा नहीं है। जमीन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है। तो इसके कारण से फैक्ट्री लगाने के कारण से क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जहां पर पहले एग्रीकल्चर होता था, जहां पर पहले फॉरेस्ट था, अब उसके जगह पर क्या लगते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो है फैक्ट्री वगैरह जो है क्या होती जा रही है, स्टैब्लिश होते जा रही है। ठीक है। In many regions, people who depend on forest or agriculture for their livelihood are being displaced and the forced to relocate in other region। अब बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे रीजन है या बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन है जो अपने लाइवलीहुड के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पर। क्योंकि वहां से उनको महुआ मिलता है, चार मिलता है, पेड़ पौधे से जो है लकड़ियां मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर जंगली सामान जो है मिलता है। तो अब वहां पर फैक्ट्री अगर लगेगा तो एक तो पेड़ पौधे को काटे जाएंगे, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो खराब होगा। इसके अलावा जो ट्राइबल्स लोग जो इस पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, उनको भी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। रिहेबिलेशन एंड ऑल डिस्प्लेस्ड पीपल इन अ डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और ये जो है इतना आसान नहीं है कि आप ट्राइबल लोगों को चलो बोले कि कल से आप जो है यहाँ नहीं रहेंगे, अपना सामान पकड़िए, आपको दूसरे जगह आपको घर दिया जाएगा, चले जाएंगे क्या? नहीं। वो सबसे बड़े नेचर के लवर होते हैं जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो नेचर का जितना सामान का उपयोग करते हैं उससे ज्यादा वो नेचर से प्यार करते हैं, नए पेड़ पौधे वगैरह सब लगाते हैं वो। ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कि जो जमीनें हैं वो जंगल एग्रीकल्चरल लैंड को खत्म करते जा रही हैं। नेक्स्ट है
Promoting the manufacturing sector to increase the production of goods is needs today, but it is necessary to maintain a balance between the preserving and environment and industrial growth। जहां पर एक तरफ हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है देना है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। ये सब चीज़ों के साथ साथ जो है हमें एक बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ज़्यादा लगानी है, ऐसा नहीं सोचना है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और इन्वायरमेंट, इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्री लगा देना जिसके कारण से इन्वायरमेंट अपना बैलेंस ही खो दे रहा है। फिर अर्थक्वेक आएगा, फिर फ्लड्स आएगा, फिर आंधी तूफान आएगा, फिर सब पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइन ही तो होगा ना। तो हमें इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों को जो है साथ में लेकर जो है क्या करना है, आगे बढ़ना है ना। ऑल्सो इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा जो है अगर आप बड़े बड़े जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि 1000-2000 रुपये या 1 लाख 2 लाख रुपए में जो है आपका प्लांट सेटअप हो गया। कई करोड़ रुपए लोग जो है क्या करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर एक प्लांट जो है क्या होता है, सेटअप होता है। दिस इज वाई द गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब हमारे इंडिया में हर फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए सरकार तो पैसा नहीं दे सकती, और प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तो वो तो अपने बेनिफिट को देखेंगे ना, कि मतलब उनका प्रॉफिट कैसे हो रहा हो, उनको जॉब प्रोवाइड करना मकसद नहीं है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपना प्लांट ओपन करता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। उस मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वो उस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर हमारे भले के लिए फैक्ट्री ओपन करते हैं, वो अपने भले के लिए ओपन करते हैं। तो हर जगह तो सरकार पैसा नहीं दे सकती ना। तो इसीलिए जो बाहर के जो कंपनीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको इन्वाइट किया जाता है कि आप आइए, हमारे इंडिया में लोकेशन चूज कीजिए और वहाँ पर जो है अपना फैक्ट्री सेटअप कीजिए। बाहर से पैसा आएगा, फैक्ट्री हमारे इंडिया में लगेगा, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे जो है एप्पल कंपनी, आपने सुना होगा सबने, आईफोन, ठीक है, उसकी जो कंपनी वो एप्पल है। तो एप्पल जो है मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, ये सब जगह जो है अपने शॉप्स ओपन कर रही है फोन के। जैसे आपने सैमसंग का सर्विस सेंटर देखा होगा, सैमसंग का स्टोर देखा होगा, Xiaomi का देखा होगा, वीवो का देखा होगा, उसी तरीके से एप्पल ने भी किया है। एप्पल जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है साउथ इंडिया में शिफ्ट करने वाला है। बहुत सारे फॉक्सकॉन जो चिप्स बनाने वाली जो कंपनी, चिप्स मतलब खाने वाला चिप्स नहीं ना, जो फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो चिप लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले गुजरात में, अहमदाबाद में, ये सब जगह अपना प्लांट सेटअप कर रही है। तो बाहर के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो काम अपने यहाँ से, देश से लेकर तो नहीं आएंगे आदमी, छोटा छोटा बड़े बड़े पोस्ट के लिए भले ही अपने यहाँ से ले आएंगे। जैसे जापान का कोई एक इन्वेस्टर है, उसको हमारे इंडिया में जो है एक मोबाइल बनाने की कोई, या एक बाइक बनाने की, या कार बनाने की एक प्लांट सेटअप करनी है, तो हो सकता है कि उसके लिए उसका सीईओ या एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर वो जापान से ले आएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए उसको लेबर जो चाहिए वो अपने यहाँ से थोड़ी लेकर आएगा यार। वो तो जहाँ सेटअप करेगा वहाँ आसपास के लोगों को ढूंढेगा ना, जो क्या बोलते हैं, स्किल्ड है। तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, स्किल जो इसका मतलब हमारे यहाँ के जो इम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए बाहर के कंपनीज को जो है कोशिश की जाती है इन्वाइट करने की। Encouraging the steel, cement, electricity, renewable energy and information technology industries is a leading priority for the government because it leads to all-round economic development। गवर्नमेंट का जो है कुछ स्पेसिफिक फोकस एरिया रहता है, जैसे स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो गया और आईटी सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर्स जो है टॉप प्रायोरिटीज में रहते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्लांट वगैरह है या इससे रिलेटेड कंपनीज हमारे इंडिया में क्या हो, ओपन हो। क्योंकि अगर आप एक स्टील इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो उससे बहुत सारे और जो सब सेक्टर होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सीमेंट सेक्टर ओपन करोगे तो उससे उसके आसपास के जितने भी जो सब सेक्टर है उसको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाओगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो गवर्नमेंट हमेशा इसीलिए इनको टॉप प्रायोरिटी में रखती है और उनके लिए जो है हमेशा सब्सिडी वगैरह या फॉरेन के कंट्रीज को इन्वाइट करने की कोशिश में जो है लगी रहती है।
At present, around 60 to 70% of the industrial labor force work in the unorganized sector, while 30 to 40% work in the organized sector. अब देखो, बहुत सारे प्लांट हमारे इंडिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में तो लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जो काम करने वाले जो लेबर है, उसमें से 60 से 70% लोग जो है वो क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये टर्म्स आपको भारी लग रहा होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे सेक्टर्स आते हैं जहां पर जो है, जो वर्कर है उसको एक फिक्स टाइम में काम करना है, उसको एक दिन छुट्टी मिलेगा, उसको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, उसको ट्रैवल की फैसिलिटी मिलेगी, उसको और भी इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी मिलती है। तो जब कोई आदमी किसी कंपनी में कहीं पर भी काम करता है, उसके काम करने का टाइमिंग फिक्स है, उसका डे फिक्स है, उसका सैलरी फिक्स है, उसको टीए मिलेगा, उसको डीए मिलेगा, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, उसका इंश्योरेंस होगा। तो ऐसे जगहों पर काम करने वाले जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या है, जहां पर काम करने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, आपको कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको हफ्ते में कोई एक दिन छुट्टी नहीं मिलेगा। ये सब जब होता है ना, कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, अगर आपका तबीयत खराब हो गया, आप काम करने नहीं आ पा रहे, तो उस दिन की सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर जो है कहलाते हैं। तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा आज के डेट में भी सबसे ज्यादा जो लेबर है वो कहां पर है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे तो उसका हर चीज का ठेका आपको लेना पड़ेगा ना, ठीक है। Workers in the organized sector receive many benefits and have a sense of security, which is not in the case of unorganized sector. जैसे अभी हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं 2020 से लेकर 2022 तक कोविड आया था। तो कोविड के कारण से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का नौकरी छूट गया था, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। गवर्नमेंट उसका ठेका लेकर नहीं रखा है, ना कंपनी ठेका लेकर रखी है। जब तक काम चलेगा तब तक आओ, पैसा मिलेगा, काम नहीं चल रहा है तो आपको पैसा कहाँ मिलेगा। लेकिन वहीं पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, चाहे वो स्टेट के एम्प्लॉय हो चाहे सेंट्रल के एम्प्लॉय हो, वो भले ही घर में थे लेकिन उनको पैसा मिल रहा था कि नहीं, हर महीने की सैलरी मिल रही थी कि नहीं, तो मिल रही थी सर। तो ये सिक्योरिटी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है रहता है। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर ऑफन फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनको लंबे समय तक काम करने के लिए फोर्स किया जाता है कि 10 घंटे 12 घंटे काम करो, और बदले में जो है जो पेमेंट मिलता है वो भी क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इट इज अ चैलेंज टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड देम विद नेसेसरी बेनिफिट्स। तो हमारी गवर्नमेंट की ये एक जिम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिले, एक तरीके से जो है सिक्योरिटी मिले, उनकी तरफ जो है सरकार ध्यान दे। इसीलिए अभी हमारे इंडिया में रिसेंटली ये जो नवंबर का मंथ है उसमें जो है 4 नए लेबर लॉ लेके आया गया है, जिसमें जो है बहुत सारे चेंजेस जो है किए गए हैं, क्योंकि पुराने जो लॉ थे वो लेबर के फेवर में ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अभी वाला जो 4 लेबर लॉ आया है ना, वो क्या है, लेबर्स के जो है क्या है, बहुत ज़्यादा फेवर में है, उनके बेनिफिट में काम करेगा। जैसे क्या होता था प्राइवेट सेक्टर में जो है हमेशा जो है 10 तारीख के बाद लोगों को सैलरी मिलती थी, लेकिन अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको 1 तारीख को जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलता है वैसी 1 तारीख को इनको भी सैलरी देना पड़ेगा। जो फीमेल है, फीमेल को जो है क्या मिलेगा, उनको अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो उनको 26 हफ्ते का जो है विथ पेमेंट उनको क्या मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना काम कर रही हो, 26 हफ्तों तक का उसका लीव मिलेगा। पहले क्या था, फीमेल्स के साथ क्या होता था, अगर फीमेल कहीं पर जॉब कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट के 5-6 महीने तक तो काम कर सकती है, लेकिन उसके बाद उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, वो छुट्टी ले लेती थी। लेकिन छुट्टी लेने के बाद जब वापस से काम पर जाती थी तो उसके जगह तो किसी दूसरे इंसान को रख लिया गया है, तो उसको वर्क भी नहीं मिलता था, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं था। लेकिन अभी के प्रेजेंट लेबर लॉ 2025 में ये सब चीजें वहां पर प्रॉपरली मेंशन की गई है कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी जो है क्या करना पड़ेगा, लेबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, छुट्टी देना पड़ेगा, काम का आवर फिक्स करना पड़ेगा, काम का कंडीशन को अच्छा करना पड़ेगा। ये सब अब नए लेबर लॉ में जो है आ गया है। तो ये अच्छी बात है कि 2025 में लेबर लॉ बदले हैं और इसका बेनिफिट हमको आने वाले 1-2 साल में जरूर देखने को जो है मिलेगा।
पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेस हैव फिक्स्ड आवर ऑफ वर्क्स। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, चाहे सेंट्रल के हो चाहे स्टेट के हो, उनका काम का जो टाइमिंग रहता है वो फिक्स रहता है। उनको जो है क्या करना पड़ता है, 6 से 8 घंटे ही काम करना पड़ता है। रेदर देन आप बहुत बड़े डीएसपी या एसपी या कलेक्टर रैंक के हैं, उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। लेकिन बाकी जो उससे नीचे लेवल के जो होते हैं, उनका काम का टाइमिंग क्या रहता है, फिक्स रहता है। दे गेट देयर सैलरी एवरी मंथ। उनको हर महीने क्या मिलता है, सैलरी मिलता है ना। दे ऑल्सो गेट अ प्रोविडेंट फंड एज अ गवर्नमेंट रूल्स। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनका पीएफ बनता है। प्रोविडेंट फंड मतलब उनके सैलरी से कुछ पैसा जो है कटते जाता है और वो खाता में जमा होता जाता है। फिर जब वो रिटायर होता है ना, तो इसी पैसे पर इंटरेस्ट को मिलाकर उसको क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, जिसको पीएफ कहते हैं ना। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट इंप्लॉयज को है, और बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी है, लेकिन हर जगह नहीं है। दे आर इंटाइटल्ड टू मेडिकल एंड द अदर अलाउंसेस इन एडिशन टू देयर सैलरी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है, अगर उसका तबीयत खराब हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा होता है, उस खर्चे को कौन लेके चलता है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, पे करेगा। दे डू नॉट वर्क ऑन संडे एंड दे गेट पेड हॉलीडेज। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको संडे को जो है छुट्टी मिलती है, और छुट्टी के दिन का पैसा भी नहीं कटता है, संडे उनको पैसा मिलता है। They are given an appointment letter when they take up a job which clearly state all the terms and conditions related to their employment। और जब भी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने जाता है तो उसका एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, और अपॉइंटमेंट लेटर में जो है लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको कितने महीने की छुट्टी मिल सकती है, आप कितना सैलरी मिलेगा, आपको आपको अलाउंसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सब बातें जो है उसमें क्या होती है, लिखी होती है। नाउ कंसिडर दोज पीपल हु आर डेली वेज वर्कर से अ ग्रोसरी शॉप। लेकिन क्या ये काम डेली मजदूर को मिलता है कि ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। जैसे अगर एक ग्रोसरी शॉप में काम करने वाला एक इंसान है, क्या उसको जो है फिक्स्ड आवर ऑफ टाइम काम करना है, क्या नहीं। उसको अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, क्या नहीं। उसको जो है संडे का छुट्टी मिलेगा, क्या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है डेली वर्कर्स को जो है नहीं मिलती है। दे गो टू वर्क एट द 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8-9। अब देखो, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में एक एग्जांपल देके आपको बताया, बाकी जो है फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उनका तो और ही खराब कंडीशन है। जैसे ग्रोसरी में काम करने वाला एक इंसान जो सुबह 7:30 बजे पहुंचता है और रात के 8 बजे तक काम करता है, लगभग 11-12 घंटे काम करता है। दे डू नॉट गेट एनी एडिशनल अलाउंसेस और इंसेंटिव्स अपार्ट फ्रॉम देयर वेजेस। और उनको उनकी मजदूरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह जो है नहीं मिलता है, कि तुम इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, तुम्हारा ऑटो का खर्चा हो रहा है या तुम्हारे बाइक का खर्चा हो रहा है, तो बाइक का पेट्रोल के लिए इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी जो है नहीं लिखा होता है। दे डोंट गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर स्टेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ना ही इनको स्टार्टिंग में कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें ये सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा, ऐसा कुछ भी जो है नहीं रहता है। देयर एम्प्लॉयर कैन टर्मिनेट देम फ्रॉम द जॉब एट एनी टाइम। प्राइवेट सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा डर क्या रहता है, कि जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो उसको नौकरी देने वाला है, उसको कभी भी क्या कर सकता है, जॉब से बाहर निकाल देता है। मतलब पता चला कि वो सुबह काम करने जा रहा है, उसका मालिक को उसका काम पसंद नहीं है, बोला कि तुम काम से मत आओ, ये लो तुम्हारा पैसा और निकलो यहाँ से। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अगर उसको जॉब से निकालना भी है ना, तो पहले उसको नोटिस दिया जाता है, फिर उसको एक्शन लिया जाता है। तो ये सब सिक्योरिटी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये सब सिक्योरिटीज कहाँ नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब सिक्योरिटी नहीं है। The people in the first example work in organized sector, whereas the people in the second example work in the unorganized sector। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो उस सेक्टर में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। और ग्रोसरी शॉप जैसे जगहों पर काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, या उनके सेक्टर को क्या कहा जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है कहा जाता है। Enterprises in the organized sector are registered with the government, so they have to follow official rules and regulation। जो भी इंटरप्राइजेस जो होती हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, वो गवर्नमेंट से बंधी हुई होती हैं, गवर्नमेंट से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दैट्स वाई द सेक्टर इज नोन एज द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिकॉज इट ऑब्जर्व ऑफिशियल प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस। इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके प्रोसीजर्स होते हैं, प्रॉपर प्रोसेस होते हैं।
एम्प्लॉयज इन द सेक्टर गेट द बेनिफिट ऑफ द जॉब सिक्योरिटी एंड देयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आर रेगुलेटेड। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, उनको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ही काम करना है। इफ दे आर एक्स्ट्रा आवर्स दे आर पेड ऑन द ओवर टाइम बाई द एम्प्लॉयर, और अगर वो अपने मर्जी से एक्स्ट्रा टाइम काम करना चाहते हैं या उनसे एक्स्ट्रा करवाया जाता है तो उसके बदले में उनको पैसा भी दिया जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं रेलवे सेक्टर में। रेलवे सेक्टर में जो लोको पायलट होते हैं जो ट्रेन को रन करते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, उनको 8 घंटे ट्रेन चलाना है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर वो 8 घंटे से एक्स्ट्रा हो गया तो उनको जो है क्या मिलता है, ओवर टाइम करने का पैसा जो है मिलता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का बेनिफिट है। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो 8 घंटे से ज़्यादा तो आपको उसके बदले में आपको पैसा भी जो है मिलेगा। इसके अलावा पेंशन भी मिलता है रिटायरमेंट के समय में, और भी इंसेंटिव्स मिलते हैं जैसे डीए, टीए, एचआरए, आपने ये सुना होगा, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर रहती है। साथ ही साथ जो है उनको अच्छा पानी पीने के लिए मिलता है, सेफ वर्क कंडीशन रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं रहता है। वहाँ पर काम करने की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, पीने के लिए पानी भी मुश्किल से अवेलेबल होता है, सैलरी कम होती है और इरेगुलर होती है। ऐसा नहीं कि एक तारीख को सैलरी मिल जाएगा, ऐसा वाला कंडीशन नहीं है, ठीक है। ओवर टाइम का जो है उनको पैसा भी नहीं मिलता है, स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता है, बोनस वगैरह भी जो है नहीं मिलता है। तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो है क्या है बेनिफिट्स, या बेनिफिट्स क्या बोल सकते हैं, उसके डीमेरिट है, आप इसको समझ सकते हैं। तो आप दोनों को खुद कंपेयर करके देखिए कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा है। एक सेक्टर ऐसा जहां पर आपको एक फिक्स टाइम और पीरियड काम करना है, सैलरी आपको एक निश्चित डे पर मिलेगी, आपको प्रॉपर हॉलीडे मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। और एक ऐसा सेक्टर जहां पर काम का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, सैलरी कम है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, मान लो काम करते करते ख़त्म हो गए तो आपके परिवार को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आपका ड्यूटी में अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आप एक्सपायर कर जाते हैं, तो आपके फैमिली को जो है ध्यान रखा जाता है, उनको पेंशन दिया जाता है। तो ये सब जो है बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और डीमेरिट है किसके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, ठीक है। A large number of people in unorganized sector are also self-employed, such as hawker, mechanics, and the maintenance repair workers. Similarly, farmers who work in their own fields are also self-employed. All these self-employed people have no access to social benefit in the organized sector worker. जो ये सब पंचर बनाने वाले हो गए या ठेला में सब्जी बेचने वाले हो गए, ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जो है आते हैं। उसी तरीके से जो फार्मर्स होते हैं, जो खुद की खेती करते हैं, वो भी कहाँ आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर काम करने वाले जो लेबर है उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये बातें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर फिर हम लोग सर्विस सेक्टर को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।